हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सुनाई दे रहा है? नहीं। यस सर। हेलो हेलो। हेलो, आवाज सुनाई? यस गुड सर। मॉर्निंग। यस सर। हाँ, ध्यान दो। आज जो है गद्य खंड से यशपाल जी जिसके लेखक हैं, लखनवी अंदाज पढ़ाने जा रहा हूँ। यह एक व्यंग है। व्यंग के माध्यम से पाठ में लेखक क्या कहना चाहता है, इसको हमको ध्यान से सुनना है। संक्षिप्त में लेखक का परिचय हम सब जान जाएं कि हिंदी के यशस्वी उपन्यासकार, कहानीकार, लेखक एवं निबंधकार यशपाल जी का जन्म 1903 ईस्वी में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इनके पिता जी का नाम हीरालाल, जो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के रहने वाले थे, निवासी थे, जहां वे छोटी सी दुकान चलाते थे। और लेखक की माता अनाथालय में एक अध्यापिका थी। मुख्य रूप से यशपाल जी लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए इन्होंने किया। क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। असहयोग आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह तथा सुखदेव के साथ काम किया और अनेक बार जेल भी गए। 1936 के पश्चात इनकी रुचि जो है साम्यवादी विचारधारा में बढ़ी और इन्होंने लखनऊ में विप्लव नामक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। बहुत महत्वपूर्ण है, विप्लव नामक पत्रिका जो है निकालना प्रारंभ किया। ये साम्यवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए यशपाल ने निरंतर संघर्ष किया। यशपाल की शादी जेल में हुई। इन्होंने अनेक बार विदेशों का भ्रमण किया। और इन्होंने स्मरण भी कई लिखे हैं, जैसे लोहे की दीवारें, लोहे की दीवार के दोनों ओर, राह बीती में यात्रा वर्णन इन्होंने किया है। और अंततोगत्वा इनकी मृत्यु 1976 ईस्वी में हो जाती है। इनकी प्रमुख जो उपन्यास हैं, अमिता है, दिव्या है, झूठा सच है। बहुत बार पूछता है झूठा सच। देशद्रोह है, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनमें 200 से अधिक कहानियां भी लिखी हैं। इनकी प्रमुख कहानी ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता आदि है। इनके निबंध जो हैं विप्लव तथा अन्य पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। इनके प्रसिद्ध निबंध हैं
देखा सोचा समझा, मार्क्सवाद, गांधी की 100 परीक्षा, राम राज्य की कथा, बात बात में बात, न्याय का संघर्ष, जग का मुजरा आदि इनके प्रमुख निबंध हैं। इनकी भाषा शैली जो है भावपूर्ण है, प्रभावशाली है, चित्रात्मक है, वर्णात्मक है। जो लखनवी अंदाज इनकी एक पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करने वाली रचना है। इसमें लेखक ने आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया है। भाषा उर्दू शब्दों से मिश्रित बोलचाल की है, जैसे पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी, अन्यत्र भी सेकेंड क्लास, सफेद पोश, किफायत, गुमान, मेदा, तस्लीम, नफासत, नजाकत, शकील जैसे विदेशी शब्दों का भरपूर इन्होंने प्रयोग किया है। कहीं कहीं हेलो, ये सब क्या है? सबको सुनाई दे रहा है? यस सर। इन्होंने शब्दों के माध्यम से वस्तु स्थिति को सजीव रूप से भी प्रदान किया है, जैसे नवाब साहब की यह स्थिति। नवाब साहब सर सबको म्यूट कर दीजिए ना, बार बार साउंड क्रिएट कर रहे हैं। हेलो, यस सर। नहीं, सबको थोड़ा सा बंद कर दीजिए, कोई कोई उसमें। हाँ, हाँ, अब ध्यान से सुने। नवाब साहब की यह स्थिति कि नवाब साहब खीरे की एक फांक उठाकर ओठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलके मूंद गई, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। लेखक ने अपनी सहज भाषा शैली से रचना को रोचक बना दिया है, आज जिसका नाम है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज कहने से ही मालूम पड़ रहा है कि यह लखनऊ के आसपास की घटना है। लखनऊ को हम नवाबों की नगरी कहते हैं। लखनवी अंदाज यानी नवाबों का जो अंदाज है, उसी का इसमें वर्णन किया गया है। इस पाठ में लेखक यशपाल जी हैं। इस रचना के माध्यम से लेखक जो है यह सिद्ध करना चाहता है कि बिना पात्रों व कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना का निरूपण किया जा सकता है। कथ्य का मतलब लिखने के लिए जो कथ्य होगा, जिस पर लिखा जाएगा, या तो वह सामाजिक होना चाहिए या
तो वह किसी महापुरुष पर लिखा जाए या समाज पर लिखा जाए या देश पर लिखा जाए, तो कुछ न कुछ तथ्य होना चाहिए। उसी तरह इसमें लेखक ने नवाबों के दिखावटी अंदाज का वर्णन किया है कि नवाब लोग सब कुछ छीन जाने के बाद भी दिखावापन करते हैं जो वास्तविकता से तनिक भी संबंध नहीं रखता। आज के समाज में इसी दिखावटी संस्कृति को हम सहज रूप से देख सकते हैं या देखा जा सकता है। पिछली कक्षा में हम प्रेमचंद के फटे जूते पढ़े थे। प्रेमचंद का जो फटा जूता था थोड़ा सा ऊपर से फटा था, लेकिन जो उस प्रेमचंद के जूते पर कटाक्ष कर रहे थे उनका तो जूता नीचे से ही फटा था, लेकिन व्यंग कर रहे थे। तो ये दिखावापन जो है, इसी दिखावेपन पर लेखक जो है जो दिखावटी हमारे अंदर संस्कृति हो गई है उसी को सहज रूप से इस पाठ में लखनवी अंदाज के माध्यम से हम देख सकते हैं। लेखक जो होता है वह लेखन के लिए एकांत जगह जो होता है सोच विचार करना चाहता है कि हमें एकांत जगह मिल जाए जिससे हम सोचें, मंथन करें और कुछ लेखन का कार्य करें। इसलिए वह लखनऊ से एक पैसेंजर ट्रेन जिसमें फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास के डिब्बे थे, तो चूंकि यशपाल जी मध्यम वर्गीय वर्ग के लोगों पर लेखन का कार्य करते थे, तो उन्होंने सेकेंड क्लास का टिकट खरीदा। सेकेंड क्लास का किराया ज़्यादा जनरल से ज़्यादा था, फर्स्ट क्लास का उससे भी अधिक था, लेकिन लेखक सेकेंड क्लास का टिकट खरीदने में सक्षम था। लेखक जो है पैसेंजर ट्रेन में सेकेंड क्लास का टिकट खरीदता है। वह ट्रेन लखनऊ से चली थी। अब सेकेंड क्लास में कोई नहीं बैठता था, कम लोग सेकेंड क्लास में बैठते थे, फर्स्ट क्लास में और कम लोग बैठते थे। इसका कारण था कि उसका किराया अधिक था। गाड़ी छूटने वाली थी, इसलिए वह दौड़कर एक डिब्बे में चढ़ गए। जिस डिब्बे को वह खाली समझ रहे थे वहां पहले से ही एक नवाबी नस्ल के एक सज्जन पुरुष क्या थे, विराजमान थे। लेकिन लेखक का उस डिब्बे में आना उस सज्जन पुरुष को अच्छा नहीं लगा। नवाब के सामने तौलिए पर 2 खीरे रखे थे। इस पाठ का सार बता रहा हूं, आप लोग घर पढ़ेंगे, इसका प्रश्नोत्तर बताएंगे। जब तक हम सार नहीं जानेंगे पूरी कहानी को समझ नहीं पाएंगे। संक्षिप्त में इस कहानी का सार मैं बता रहा हूं। जब सार जान जाएंगे तो जब पाठ को पढ़ेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। इसलिए आप ध्यान से सुने, आप सारे बच्चे इसको ध्यान से सुने। नवाब
भी उसी ट्रेन से सेकेंड क्लास में डिब्बे में बैठा हुआ था, जिसमें लेखक जाकर चढ़ जाता है। अब नवाब के सामने तौलिए पर 2 खीरे रखे थे। नवाब ने लेखक से बातचीत करना पसंद नहीं किया, लेकिन लेखक नवाब के बारे में अनुमान लगाने लगा कि उसका आना क्यों अच्छा नहीं लगा। लेखक के मन में यह भाव जागृत होने लगा कि जिस डिब्बे में मैं आ गया हूं, तो उस डिब्बे में और कुछ लोग बैठे थे, लेकिन जिस बर्थ पर नवाब साहब बैठे थे वहां की आगे वाली सीट खाली थी। तो नवाब साहब भी जाकर खाली की वजह से जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन अचानक नवाब ने लेखक से खीरे खाने को पूछ दिया, लेकिन लेखक ने क्या किया, खीरे खाने से इनकार कर दिया। फिर नवाब साहब ने दोनों खीरों को धोया, तौलिए से पोंछकर चाकू से दोनों सिरों को काटता है। काटने से जो उसका तीतापन है वह दूर हो जाता है। इसलिए सबसे पहले वह लोटा निकालता है पानी से, खिड़की के बाहर दोनों खीरों को धोता है। धोने के बाद सिरों को काटता है, उसका झाग निकालता है जिससे खीरे का कड़वापन दूर हो जाए। और वे खीरे को बड़े शकीले और नजाकत से संवार रहे थे। अब यहां देखें, शकील माने आसानी से न पचने वाला। अब ये नजाकत मतलब होता है कोमलता। नजाकत से संवार रहे थे। उन्होंने खीरों पर नमक मिर्च लगाया। खीरों पर नमक मिर्च लगाने के बाद नवाब साहब का मुंह देखकर ऐसा लग रहा था कि खीरे की जो फांके देखकर, इसलिए नवाब ने खीरे के फांके देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा है। खीरे की सजावट देखकर, चूंकि वह नवाब था, खीरे को खूब अच्छी तरह से सजाया हुआ था। और जो खाने की स्टाइल थी यह नवाबों में हो सकती है। जो खीरे की सजावट देखकर खीरा खाने का लेखक का मन तो हो ही रहा था, परंतु लेखक क्या करे, लेखक एक बार खीरे खाने से मना कर चुका था। इसलिए नवाब ने दोबारा पूछने पर आत्मसम्मान के कारण उन्होंने इनकार कर दिया। चूंकि लेखक का भी आत्मसम्मान था। आगे यूं होता है कि नवाब साहब ने खीरे की फांक उठाई, फांक को ओठों तक ले गए, उसे सूंघा। खीरे के स्वाद के कारण मुंह में पानी भर गया था, परंतु नवाब साहब ने फांक को सूंघकर, उसकी सुगंध को सूंघकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने सभी फांकों को बारी बारी उठाते हैं, नाक तक ले जाते हैं और नाक तक ले जाने के बाद उसको सूंघते हैं और सूंघने के बाद खिड़की से बाहर बिक दिए। बाद में नवाब साहब ने तौलिए से हाथ पोंछे और गर्व से लेखक की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कह रहे हों कि खानदानी रईसों का यह भी खाने का एक ढंग है। लेखक यह सोच रहा था कि खाने के इस ढंग ने क्या पेट की भूख को शांत कर दिया होगा। इतने में नवाब साहब जोर से ढकार लेते हैं।
अंत में नवाब साहब कहते हैं कि खीरा खाने में तो अच्छा लगता है, परंतु अपच होने के कारण मैदे पर भारी पड़ता है। यानी लेखक को लगता है कि यदि नवाब बिना खीरा खाए ढकार ले सकता है तो बिना घटना, पात्रों और विचारों के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। अंततोगत्वा लेखक जो है ऐसे लोगों पर व्यंग करता है जो दिखावे के लिए काम करते हैं, जो वास्तविक जीवन से परे होते हैं। ये दिखावापन नवाबों के अंदर, हमारे अंदर भी कहीं न कहीं वह नवाब बैठा हुआ है जिसको हम दिखाना चाहते हैं। यह यशपाल जी का एक व्यंग है। एक घटना आती है कि नवाब, लखनऊ के कुछ नवाब बांग्लादेश के कुछ नवाब, एक घटना मैंने सुना है कि एक बांग्लादेश का नवाब था, अंग्रेजों के साथ जब लड़ाई हो रही थी तो अंग्रेजों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। उसके दोस्त मित्र रिश्तेदार सारे लोग पीछे की खिड़की से भाग निकले, परंतु वह नवाब अपने कुर्सी पर बैठा ही रहा। जब अंग्रेज उसको पकड़ने गए तो देखा कि जिस नवाब को हम ढूंढ रहे थे वह तो बैठा हुआ है। अंग्रेजों ने नवाब से पूछा, क्यों आप ऐसे बैठे मिल गए? तो नवाब ने उत्तर दिया, क्या करूं, मेरा जूता पहनाने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो नवाब पकड़ा गया। ऐसे नवाब होते थे। तो इस पाठ में हम देख सकते हैं कि एक नवाब किस तरह से जो है खीरे को खाता है, उसका स्वाद लेता है और फिर बिक देता है। नवाब साहब के जो हाव भाव ऐसा था कि लेखक ने जब डिब्बे में प्रवेश किया तो वहां पहले से ही एक सज्जन पुरुष पलथी लगाकर सीट पर बैठे। देखो हाव भाव कैसा था, पलथी लगाकर जैसे मालूम नवाब बैठा हो वैसे ही बैठे थे। उसके सामने खीरे रखे थे। लेखक को देखते हुए उसके चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे उन्हें लेखक को आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन ऐसा लगा था जैसे लेखक ने उसे एकांत चिंतन में विघ्न डाल दिया हो। इसलिए वे परेशान हो गए। परेशानी की स्थिति में कभी खिड़की के बाहर देखते, कभी खीरे को देखने लगते। उनकी असुविधा और संकोच वाली स्थिति को देखकर लेखक को लगा कि नवाब उससे बातचीत करने में उत्सुक नहीं है। ऐसा हाव भाव था। हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे कि इस पाठ्य पुस्तक से किस तरह के प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। इसके पहले कुछ हम कठिन शब्दों को देख लें, आपको पढ़ने में समझने में असुविधा न हो
इसलिए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। सफेद पोश, सफेद पोश माने सज्जन पुरुष। किफायत माने, किफायत माने मितव्यता या किफायत, कम से कम। अदाब वर्ज का मतलब होता है अभिवादन करना, स्वागत करना। गुमान मतलब होता है भ्रम। एहतियात माने सावधानी, एहतियात बरतना। बुरक देना माने छिड़क देना। अस्फुरण माने फटकना, हिलाना। प्लावित माने पानी भर जाना। मेदा मतलब होता है अमाशय। तस्लीम माने सम्मान में। खम माने झुकना। तहजीब, तहजीब मतलब होता है शिष्टता। और नसीब माने होता है नफीस, एक शब्द इसमें आया है नफीस। नफीस मतलब होता है बढ़िया से बढ़िया। और लजीज माने मजेदार, स्वादिष्ट। और नफासत एक शब्द आया है, नफासत। नफासत मतलब होता है साफ सुथरा, स्वच्छ। नजाकत, नजाकत मतलब, नजाकत मतलब कोमल से है, कोमलता है। गौर करना यानी विचार करना। इस्तेमाल करना, इस्तेमाल प्रयोग करना। रईस, रईस का मतलब हम हिंदी में उसे अमीर कह सकते हैं। सुगंध माने खुशबू। नस्ल एक जाति को कहते हैं। यही प्रमुख इसके उर्दू के शब्द हैं। शेष सामान्य शब्द हैं जिसको हम पढ़ेंगे तो आसानी से समझ लेंगे। यदि हम प्रश्न पूछें कि आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहते हैं या चाहेंगे, लेखक ने तो नवाब साहब नाम दिया है, लखनवी अंदाज नाम दिया है, और आप क्या नाम देना चाहेंगे? तो इसका आंसर इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, कई नाम से इसको हम निबंध को लिख सकते हैं। तो हम इस निबंध को अकड़ू नवाब नाम देना चाहते हैं क्योंकि इस पाठ के जो नवाब साहब अपना सारा काम अकड़ कर रहे हैं। वे किसी सहयात्री से बातचीत नहीं करते। खीरे को ऐसे काटते जैसे कोई विशेष वस्तु हो। खीरा आम आदमी के खाने की वस्तु है। यह याद आते ही वे उसे खाने के स्थान पर सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। उनकी ये सभी हरकतें इस पाठ को अकड़ नवाब शीर्षक देने के लिए बिल्कुल सही है। इसलिए हम इस पाठ का नाम अकड़ू नवाब दे सकते हैं। इस तरह से ढेर सारे नाम दे सकते हैं। लखनवी अंदाज लेखक ने नाम दिया ही है। लखनऊ के नवाबों के जिंदगी जीने के अंदाज का इसमें वर्णन किया गया है। एबाब एकांत में तो आम कार्य कर सकते हैं। नवाब जो है एकांत में तो आम काम कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के सामने आम माने सामान्य काम करते समय उन्हें शर्म महसूस होती है। इसके लिए वे आम कार्य को भी खास बनाने का बेतुका प्रयत्न करते हैं। इस निबंध के अनुसार नवाब जो है खीरे को बड़ी नजाकत और शकीले से खाने के लिए
तैयार करता है, लेकिन नवाब उन खीरों को लेखक के सामने नहीं खाना चाहता, इसलिए केवल सूंघकर ही खीरे को खिड़की से बाहर फेंक देता है। यह कार्य केवल हम कह सकते हैं कि सनकी लोग ही कर सकते हैं। यदि इस पाठ से प्रश्न पूछा जाए कि क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है, यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख करें। तो कभी कभी किसी सनक का सकारात्मक रूप भी हो सकता है। उसकी सनक दूसरों को सूंघने के लिए मजबूर कर देती है। जैसे किसी को हर काम समय पर करने की आदत होती है, वह अपना सारा काम घड़ी की सुई के अनुसार करता है। आरंभ में उसकी इस आदत से लोग परेशान होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों को समय पर काम करने की आदत हो जाती है। इससे उसमें अनुशासन की भावना आ जाती है। किसी किसी व्यक्ति में सफाई बहुत पसंद होती है। यदि उसके आसपास का वातावरण बिखरा रहता है तो वह चुपचाप सभी का काम करता रहता है, वह किसी से कुछ नहीं कहता। लोग उसको सफाई पसंद सनकी कहते हैं, परंतु वह फिर भी बिखरे हुए और गंदे सामान को साफ करके उचित स्थान पर रखता है। उसकी इस आदत से लोगों की शर्मिंदगी का एहसास होता है और धीरे धीरे वे अपनी आदतें सुधारने में लग जाते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि सनक का सकारात्मक रूप भी होता है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो हमको इस तरह से आंसर देना होगा। जैसे पूछा जाए किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं, तो इस पाठ के माध्यम से तो नवाब साहब ने पहले खीरे को धोया, लोटा का पानी निकाला, खीरे को धोया, फिर तौलिए से उस खीरे को पोंछता है, फिर जेब से चाकू निकालता है, दोनों खीरे के सिरों को काटता है, अच्छी तरह से उसको उसका कड़वापन निकालता है। उसके बाद खीरे को बहुत सावधानी से छीलकर फांकों को तौलिए पर बड़े अच्छे ढंग से सजा देता है। जीरा, नमक, मिर्च जो उसका मसाला है उसको उस पर छिड़क देता है। नवाब साहब के पास, जो खीरा बेचने वाले के पास नमक मिर्चा, ये आप लखनऊ में जाएंगे तो ये मसाला बना लगा कर देते हैं। कहीं भी खीरे पर नमक, जीरा, मिर्च वगैरह वगैरह लगाकर दिया जाता है तो उसको लगाता है। नवाब साहब ने तौलिए पर रखे खीरे को फांकों पर जब जीरा मिर्च लगा देता है तो उन खीरों की फांकों को देखने मात्र से ही मुंह में पानी आने लगा था। इस तरह से वो सजाता है। इस तरह नवाब साहब ने बड़े नजाकत और शकीले से खीरा खाने की तैयारी की। तो किसी चीज को सजाने के लिए, खाने के लिए, वह उसका एक अंदाज था जिस अंदाज से वह तैयार किया। उसी तरह और किसी चीज को हम सजाने का यदि काम करेंगे तो हम गाजर, टमाटर, मूली आदि चीजों को खाना पसंद करते हैं। इसको भी हम सजाकर खा सकते हैं। इन चीजों को पहले हम धोकर पोंछ लेते हैं, फिर चाकू से साफ करके पतली पतली फाके कर लेते हैं। इसके बाद उस पर नमक और मसाला लगाकर उसे खाने के लिए तैयार कर लेते हैं। इस पाठ में एक छोटा सा अंश पढ़ रहे हैं जिसका
हम किस तरह से अर्थ ग्रहण करेंगे, उससे प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं। जैसे दे दिया गया कि गाड़ी छूट रही थी, सेकेंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जल नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोष सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलियों पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है कि यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। यह एक छोटा सा 4 लाइन हमने इस पाठ से अभी हमने जो पढ़ा है, इसका यदि इससे और प्रश्न पूछा जाए कि लेखक जब प्लेटफार्म पर पहुंचा तो ट्रेन की क्या स्थिति थी, लेखक ने क्या किया। तो लेखक जब प्लेटफार्म पर पहुंचता है तो ट्रेन चल पड़ी थी या हार्न दे चुकी थी। लेखक ने चलती हुई ट्रेन में सेकेंड क्लास का एक छोटा सा डिब्बा देखा। वह उस डिब्बे को खाली समझकर उसमें चढ़ गया। फिर यदि प्रश्न पूछा जाए इससे कि लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या हुआ, तो लेखक का अनुमान था कि जिस डिब्बे में वह चढ़ रहा था वह खाली है, किंतु उसमें अनुमान के विपरीत वह डिब्बा खाली नहीं था। उसमें एक व्यक्ति पलथी मारकर बैठा हुआ था। इस तरह से हमको आंसर लिखना होगा। अब इससे प्रश्न पूछ दिया जाए कि लेखक ने डिब्बे में किसे और किस स्थिति में देखा, तो हम आंसर लिखेंगे कि लेखक ने डिब्बे की एक बर्थ पर लखनवी अंदाज में लखनऊ का एक नवाब एक भद्र पुरुष को पालथी मारकर बैठे हुए देखा और उन सज्जन के सामने तौलिए पर 2 ताजे और मुलायम खीरे रखे हुए थे। अब प्रश्न अगला इससे पूछा जाए कि लेखक ने डिब्बे में बैठे हुए सज्जन के विषय में क्या सोचा, तो हम लिखेंगे आंसर कि लेखक ने डिब्बे में बैठे हुए सज्जन के विषय में सोचा कि उसके डिब्बे में अचानक कूदकर आने से उस सज्जन की एकांत साधना में विघ्न पड़ गया है। उसे लगा कि शायद ये सज्जन भी उसकी तरह ही किसी कहानी की रूपरेखा बनाने में डूबे हुए हों, अथवा उन्हें उसके द्वारा यह देखे जाने पर संकोच हो रहा हो कि वे खीरे जैसी मामूली वस्तु खा रहे हैं। यह मन में जो है भाव जागृत होता है। ऐसे ही प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। बोर्ड के परीक्षा में इससे यदि प्रश्न पूछा जाता है इस तरह से कि बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है, यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं, तो हमें आंसर देना है कि हम लेखक के इन विचारों से पूरी तरह से सहमत नहीं हैं कि बिना विचार घटना और पात्रों के कहानी लिखी जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक कहानी के पीछे कोई न कोई घटना, विचार अथवा पात्र आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए लेखक की इस कहानी जो लखनवी अंदाज को ही ले सकते हैं, जिसमें लेखक ने पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करने के लिए सारा ताना बना बुना है। इसमें लेखक ने इसी विचार की प्रमुखता है कि घटना के रूप में रेल यात्रा तथा पात्र के रूप में लखनवी अंदाज